सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। सीजीबीएसई अर्थात छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं गणित अध्याय 4 समांतर श्रेणी ये प्रश्नावली 4.3 का आज के हम इस वीडियो में प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ संपूर्ण हल करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। इसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। जैसा कि हमने बताया प्रश्नावली 4.3 के प्रश्नों को आज के इस हल करेंगे, लेकिन ये प्रश्नावली 4.3 काफी लंबा है। इसके चलते इसके 2 भाग और बन चुके हैं। जो विद्यार्थी को नहीं देखे हैं देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा पिछले अध्याय का वीडियो भी का भी लिंक बॉक्स में अवेलेबल है। जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं चैनल टाइप कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को आज भाग 3 में हम करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं। चलिए, तो ये हमारा प्रश्न है 12 तक हो गया है, 20 प्रश्न है, 13वां नंबर में आए हैं। चलिए 13 नंबर का प्रश्न हम करते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 क्या कहता है? किसी समांतर श्रेणी के पीवें, क्यूवें और आरवें पद का योगफल क्रमशः ए बी सी है। तो सिद्ध कीजिए कि ए बटा पी क्यू ऋण आर, पी बटा क्यू आर ऋण पी और सी बटा आर पी ऋण क्यू बराबर 0। चलिए, अब यहाँ पर कोई भी श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर हमको चाहिए रहता है। दिया नहीं है तो हम ए और डी से दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य चीज के लिए ए प्रयोग हो चुका है, स्मॉल ए से दर्शाते हैं, तो इसलिए हम लोग बड़ा ए का प्रयोग करेंगे। तो उसी को मैं लिख रहा हूं यहाँ पर सॉल्यूशन। माना कि प्रथम पद बड़ा ए एवं चार्वांतर छोटा डी है। क्लियर हो गया बात? चलिए, यहाँ पर आपको योगफल की बात बोला गया है। तो n पदों का योग जिसको हम लोग एन से दर्शाते हैं, n बटा 2 ए, क्योंकि पहला पद बड़ा ए लिया हूं मैं, n-1 गुणित में डी, ये n पदों का योग है। वैसे ही हमारे यहाँ पर p पदों का योग दिया है, q दिया है और r। ठीक है, चलिए, तो s और ये p पद क्या हो जाएगा? p बटे 2 ए धन p ऋण 1 गुणित डी, क्योंकि हमको दिया है मान a, समीकरण ले लेंगे 1। q पदों का योग जिसको एस क्यू दर्शा रहा हूं मैं, q बटे 2, फिर आ गया 2a धन q ऋण 1 में डी बराबर है b। दिया गया है मेरे को, ये मैं नहीं कर रहा हूं, क्यूवें पद का योग b दिया है। ठीक, आरवें पद का योग r बटे 2 ए धन r-1 गुणित में डी बराबर दिया है c। ये हमारा समीकरण 3। इस तरह से 3 समीकरण मिले। अब हमको एलएचएस को लेना है। तो इसके पहले यदि मैं यहां से देखूं, यार इस पद से देखूं मैं, तो यदि मैं p को नीचे ले आऊं, इधर मेरे पास हो जाएगा a बटा पी, इधर क्या बचेगा मेरे पास वो देख लेता हूं। ये देखो p नीचे चला गया दूसरे तरफ, तो a के बटे में p आ गया है। ठीक, चलिए यहाँ पर बचेगा 1/2, फिर बचेगा 2a धन p ऋण 1 गुणित डी। इसी प्रकार हमारा क्रमशः दूसरा तीसरा से भी दूसरा और
तीसरा को जब लेंगे, यहाँ से दूसरे नंबर वाले से आपका आएगा P बटा Q बराबर 1/2 रहेगा। तो ए धन Q ऋण 1 गुणित D, ठीक है। 2A रहेगा धन Q ऋण 1 गुणित में D। और इसी प्रकार तीसरे वाले से भी आपको देखने को मिलेगा, और ये रहेगा मेरा C/R बराबर 1/2, ठीक। 2A धन R ऋण 1 गुणित D, ठीक है। इसको चाहें तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं। 1/2 2A धन PD ऋण D, ऐसा लिख सकते हैं। तो भी 1/2 ब्रैकेट मैंने खोल दिया है, कुछ नहीं किया है फिर। और क्यों खोल रहा हूं उसका भी मैं कारण बता दूंगा, ठीक है। आगे तो ए धन RD माइनस D, ठीक। चलिए अब हम लोग लेते हैं LHS को, क्लियर है। LHS को ले लेते हैं। LHS में हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये मेरा LHS है, इसको RHS मतलब जीरो लाना है। तो चलिए A/P, फिर लिखा है Q ऋण R धन P/Q R ऋण P धन C/R और P ऋण Q। अब देखो A/P, B/Q और C/R, इसके जगह में हम क्या करेंगे, मान को रख लेंगे। स्पष्ट है बात। चलिए रख देते हैं A/P के जगह। A/P के जगह क्या रखेंगे, ये वाला रखेंगे। क्या आ गया मेरे पास, 1/2 2A। इस ऋण D को पहले लिख देता हूं, आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। PD रहेगा, ये गुणा में हो जाएगा। A/P के बगल में क्या लिखा है, Q ऋण R धन, इस प्रकार 1/2 फटाफट लिखते हैं। तो A ऋण D धन QD, ये गुणा हो जाएगा किसके साथ, R ऋण P के साथ। इसमें धन लगेगा, फिर 1/2 रहेगा, ठीक। फिर क्या रहेगा मेरा, 2A ऋण D धन RD हो जाएगा, गुणित में होगा P ऋण Q। सबके पास एक चीज जो है कॉमन है, वो है 1/2, है कि नहीं, बिल्कुल। अब देखो मैं थोड़ा गुणा करने का तरीका को आपको समझा रहा हूं। देखो यहाँ पर 2A ऋण D है, जिसका गुणा हो जाएगा Q ऋण R के साथ। तो 2A ऋण D जिसका गुणा होगा Q ऋण R के साथ। अभी मेरे पास अंदर में कौन सा मटेरियल बचा हुआ है, PD। तो प्लस PD का अलग से गुणा होगा Q ऋण R के साथ। यह अलग अलग करता है, इसलिए दोनों को एक साथ ले लिया। दोनों को एक साथ क्यों लिया, मैं आपको कारण बता दूंगा। प्लस 1/2 बाहर निकल चुका है, वैसे ही 2A ऋण D इसका गुणा होगा किसके साथ, R ऋण P के साथ, प्लस और क्या बचा मेरा, QD। QD का गुणा होगा R ऋण P के साथ, बीच में क्या लगाना है मेरे को, प्लस। फिर उसी प्रकार 2A ऋण D का गुणा करना है मेरे को बाहर किसके साथ, P ऋण Q के साथ। अभी बचा कौन है अंदर में, RD। RD का भी गुणा करना है P ऋण Q के साथ, बड़ा ब्रैकेट लगा लेना। यहां तक समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, उसको जरा ध्यान से देखिए। ये 2A ऋण D है, 2A ऋण D और 2A ऋण D, यहाँ पर सब में कॉमन है, तीनों में है कॉमन, निकाल लिया। यहाँ पर बचा मेरा Q ऋण R धन, यहाँ पर बचा मेरा R ऋण P, क्या बचा भैया, R ऋण P। चलिए ये थोड़ा सा, चलिए काफी ये हो गया, इसीलिए है, काफी हेवी लिखाया हुआ है, इसीलिए है। बहुत सारे प्रश्न हल हुए हैं, इसीलिए स्लाइड्स ज्यादा हो गए हैं, इसलिए थोड़ा सा ले रहा है वक्त। क्लियर हो गया बात। चलिए हट नहीं पाया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ। चलिए ये क्लियर हो गया। चलिए
ये आ जाएगा मेरा आर ऋण पी। यहाँ पर जाए देखो 2 ऋण डी कॉमन निकल गया है, यहाँ पर बचा मेरा पी ऋण क्यू। इतनी आसानी से आंसर आने वाला है, इसको आप देखेंगे। प्लस एक और चीज बता रहा हूं, ये देखो यहाँ पर जो अंडरलाइन कर रहा हूं सब में एक जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, वो है मेरा डी। ठीक, डी जैसे ही कॉमन निकाला हूं मैं, यहाँ पर बच गया पी, अंदर में है मेरे पास क्यू ऋण आर धन, यहाँ पर डी बाहर निकला तो ये क्यू और अंदर में है आर ऋण पी धन। फिर क्या बचा, और क्या बचा जी, ये डी कॉमन निकल गया, आर और मेरा आ जाएगा पी ऋण क्यू, ये करली ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। अब यहीं से अंदाजा लगा लो, धन क्यू ऋण क्यू, धन पी ऋण पी धन आर ऋण आर, तो क्या बचा मेरे पास 1/2, जिसका गुणा होगा 2 ए ऋण डी के साथ, गुणित क्या बचा यहाँ पर, पूरा कट गया, 0 आया, प्लस डी। अब देखो यहाँ पर पी दोनों के साथ गुणा होगा, क्या आ गया, पी क्यू ऋण पी आर धन क्यू दोनों के साथ गुणा होगा, क्यू आर ऋण क्यू पी, फिर आर का दोनों के साथ गुणा होगा, आर पी ऋण आर क्यू, और ये बड़ा ब्रैकेट। अब देखो पी क्यू क्यू पी कैंसल, पी आर आर पी कैंसल, क्यू आर क्यू कैंसल। चलिए आ गया 1/2, किसी को 0 के साथ गुणा करोगे 0 आता है, प्लस डी ऐसी अंदर में पूरा कट गया है, 0 बचा, क्या बचेगा 1/2, 0 धन 0, और ये आ जाएगा मेरा 0, और यही मेरा RHS आ चुका। देखिए कितनी आसानी से, नहीं तो एक एक गुणा करते रहो फिर बहुत लंबा चौड़ा आएगा। बात समझ में आ गया। चलिए तो बढ़ जाएं अगले के लिए। बिल्कुल, अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14। 3 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग, 3 अलग अलग समांतर श्रेणी है बोल रहा है, उसके n पदों का योग। ठीक है, चलिए प्रश्न को थोड़ा सा इधर खिसकाने की कोशिश करता हूं मैं, अगर ये 2 ही लाइन में आ जाए तो अच्छी बात है। आ गया, बिल्कुल ठीक है। चलिए 2 लाइन में आ गया, अच्छी बात है। दिख रहा है प्रश्न, बिल्कुल। क्या लिखा है जरा देखो, कि 3 अलग अलग समांतर श्रेणी हैं, के n पदों का योगफल क्रमशः S1 S2 S3 है, यदि प्रत्येक श्रेणी का प्रथम पद एक और सार्वंतर 1 2 3 क्रमशः है। देखो 3 श्रेणी है, सब कोई एक से चालू हो रहा है, एक से, ये भी एक से चालू हो रहा है, ये भी एक से, और ये भी एक से, 3 लोग हैं, 3 अलग अलग श्रेणी है। इसमें मेरा प्रथम पद सबका एक ही है, सबका, लेकिन यहाँ पर डी है वो 1 है, यहाँ पर डी है वो 2 है, और यहाँ पर जो डी है वो 3 है, तीनों का अलग अलग है, और सब में n पद है। यहाँ पर पदों की संख्या n है, यहाँ भी पदों की संख्या n है, और यहाँ भी पदों की संख्या n है, ये सब पदों की संख्या n बराबर n लिखा हूं। क्लियर है। अब योगफल, जैसे पहले श्रेणी को योग किए तो उसको S1 माना, ये योग है पूरे n पदों का, दूसरे श्रेणी को जोड़ रहे हैं तो उसको S2 मान रहे हैं, तीसरे वाले को S3 मान रहे हैं, ये हमको प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा, n पदों का योग Sn बराबर n/2, तो a धन n ऋण 1 गुणित डी। अब यहाँ देखो डी अलग अलग है, इसलिए डी का मान हम लोग अलग अलग रखेंगे, ए और एन सेम रखेंगे। ठीक है, तो प्रथम, जो मेरा प्रथम श्रेणी है उसके लिए मैं S1 मान रहा हूं, तो पदों की संख्या तो उतनी है, ठीक, 2 धन n ऋण 1 गुणित डी, डी मतलब सार्वंतर यहाँ पर 1 दिया है। ठीक है, और ए का मान 1 दिया है भैया,
उसको तो अंतिम में भी रख सकते हैं क्योंकि ए सबके लिए बराबर है। ठीक, चलिए द्वितीय श्रेणी, हमारा दूसरा श्रेणी जिसका योग x2 बोला जा रहा है, उसमें भी n पद हैं। 2 गुणित ए धन पद तो n ही है, लेकिन सार्वंतर d के जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार मेरा तृतीय श्रेणी, तीसरा श्रेणी है, श्रेणी लिख डाल रहा हूं, श्रेणी है वो, ठीक है, करेक्ट कर देता हूं मैं। चलिए श्रेणी, श्रेणी नहीं, ठीक, चलिए श्रेणी जिसको S3 माना जा रहा है, इसमें भी n पद हैं तो n बटा 2 लिखाएगा। 2 गुणित ए, n ऋण 1 d, लेकिन d तीसरे वाले का d 3 है, अलग अलग है तो अलग अलग। अब हमको देखो इन दोनों को जोड़ना है और इसके बराबर लाना है, तो आपको LHS लेना पड़ेगा भैया। LHS में दिया है S1 धन S3, चलिए S1 धन S3, बिल्कुल S1 का मान रख दीजिए n बटा 2, 2a धन कितना भैया, n ऋण 1 गुणित 1, बीच में धन n बटा 2, 2a धन n ऋण 1 गुणित 2। चलिए दोनों में एक जैसा कॉमन क्या दिख रहा है, n बटा 2, n बटा 2 दिखा कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर n बटा 2 दोनों में निकल गया, ये अंदर का मटेरियल बचा रहेगा, तो हम क्या बोलेंगे, 2a धन n ऋण 1 कितने बार है, एक बार, धन धन देख लीजिए n बटा 2 बाहर है, यहाँ पर क्या आ गया मेरा, 2a धन n ऋण 1 कितने बार, 2 बार। समझ में आ गया बात, बिल्कुल। अब ध्यान से यहीं पे सुनेंगे आप, हम क्या बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से आप सुनेंगे। क्लियर हो गया बात, चलिए और कुछ तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, ओके। अब यहाँ पर जरा देखेंगे, 2a और ये 2a कितना हो गया, 4a। तो इस प्रकार मेरा LHS जो है निकल रहा है, n बटा 2 रहेगा, फिर कितना हो जाएगा, 4a हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे देखिए n ऋण 1 यहाँ पर 2 बार है, n ऋण 1 यहाँ पर 1 बार है, मतलब n ऋण 1 मेरे पास कितने बार हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात, बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो हमको 2s2 चाहिए, क्लियर है, 2s2 इसका डबल। अच्छा यहाँ पर तो गलती कर दिए, ये देखो x3, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ भी 3 रहेगा, और जो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, चलिए, है ना, हमने रखने में गलती कर दी, कोई बात नहीं, ये आ जाएगा मेरा 4। अब देखो यहाँ भी 2 निकल सकता है, यहाँ भी 2 निकल सकता है, चलिए 2 बाहर निकाल देता हूं, इन दोनों में का 2 निकाल रहा हूं ना मैं, n बटा 2, 4 में से 2 निकल गया, क्या बचा, 2a धन, इस 4 में से 2 निकल गया, क्या बचेगा, n ऋण 1, और केवल 2 ही बचेगा। अब इसको जरा आप देखिए इधर अपने, क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, n बटा 2, 2 है, n ऋण 1 गुणित 2, तो मैं किसके नाम से जान रहा हूं, S2। यहाँ 2 अपना अलग रहेगा, और ये जो बाकी अंडरलाइन किया हूं तो क्या लिख दूंगा मैं, S2, और ये RHS दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल RHS सिद्ध हो गया, इति सिद्धम, इस प्रकार सिद्ध हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए 15वां नंबर देखो, वैसी लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। चलिए सॉल्यूशन क्या लिखा है, अब इस बार जो पद है, पदों की संख्या अलग अलग है, समांतर श्रेणी आपका एक ही है। ठीक, चलिए समांतर श्रेणी स्टार्टिंग कहीं से कहीं होगा, ऐसे स्टार्ट कराए, धीरे धीरे बढ़ते गए,
बढ़ते गए कितने पद, n पद, फिर और बढ़ोगे उसी श्रेणी का क्या आएगा, 2n पद, फिर उसी श्रेणी में आगे बढ़ोगे कितना आएगा मेरा, 3n पद। पद की संख्या बढ़ती जा रही है भैया, पदों की संख्या बढ़ती जा रही है, वही श्रेणी वही है, मतलब इसका प्रथम पद भी वही रहेगा और डी भी वही रहेगा, लेकिन अलग अलग पद है। ठीक, अगर यहां तक को जोड़ते हो तो उसका नाम दोगे S1, अगर यहां से लेकर यहां तक को जोड़ते हो तो उसका नाम दोगे S2, अगर यहां से लेकर यहां तक को जोड़ते हो तो उसका नाम दोगे S3। ठीक, क्लियर हो गया बात। तो हमारे यहाँ पर पदों की संख्या अलग अलग है। चलिए n पदों का योग, जिसको मैं Hn मानता हूं, सूत्र होता है n/2, तो a धन n ऋण 1 गुणित d, और यही n पदों का योग, इसको S1 बोला गया है। ठीक, अब मेरे पास 2n पदों का योग, S2n, मैं कितने पदों को जोड़ रहा हूं, 2n पदों को, यहां पर आ जाएगा 2n/2, फिर आएगा 2a धन 2n ऋण 1 गुणित में d, और इसको नाम दिया गया है S2, मतलब यहां तक को जोड़े हमने, यहां से लेकर अब S3n। ठीक है, कुल कितने यहां से लेकर यहां तक को जोड़े, ठीक है, तो कितने पद हैं, 3n पद है, इसलिए 3n/2, स्टार्ट तो वहीं से हुआ है। अब ये 2n के बजाय कितने पदों को जोड़ रहे हो आप, 3n पद, इसलिए 3n ऋण 1 गुणित में d, तो सबके लिए वही है, इसको नाम दिया गया S3। अब आपको LHS इक्वल टू RHS लाओ या RHS इक्वल टू LHS ले आओ, तो यहाँ पर देखो LHS में एक ही जने हैं, RHS में 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, RHS को हल करके LHS ले आएंगे, उल्टा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर इधर से उधर लाओ या उधर से इधर लाओ, सहूलियत, अपनी सहूलियत को देखना है। तो ये हमारा देखो 3S2 माइनस S1, और इसको हल करके S3 लाना है मेरे को। क्लियर हो गया, चलिए मैं हल करता हूं अब। 3 S2 के जगह रखिए, देखिए S2 के जगह क्या रखूंगा मैं, ये S2 है, 2n/2, फिर हमारा रहेगा 2a धन 2n ऋण 1 गुणा में d। ठीक, बीच में क्या रखना है मेरे को, माइनस, फिर क्या रखना है देख लो, S1 का मतलब n/2 2a प्लस n-1 गुणित में d। क्लियर हो गया। अब देखो n/2 यहाँ भी है, n/2 यहाँ भी है, दोनों के पास कॉमन है, बाहर निकाल लो, 3n/2, ये n/2, यहाँ 2 बचा हुआ है, 2 ने कितना हो गया, 4a। ठीक, अब ये 2 इधर गुणा होगा तो प्लस, यहाँ पर d है तो हम मैं लिखता हूं 2n ऋण 1 गुणित में 2d, ये d 2d के साथ गुणा हो गया, पूरे के साथ देख लो ऋण, जब ब्रैकेट के बाहर ऋण रहे चिन्ह बदलेगा, ये धन 2a है, ऋण 2a हो जाएगा, ये धन वाला भी क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा n ऋण 1 और गुणित में बचेगा d। स्पष्ट हो गया बात। चलिए 3n/2, 4a में से 2a चला गया तो a बचेगा, प्लस देखो यहाँ d है, यहाँ भी d है, d बाहर निकाल लो। अब ये जैसे ही d बाहर निकलेगा, ये 2 है, दोनों के साथ गुणा होगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 दूने 4n, ऋण 4 में 2 1 कम 2 ना। अब देखो यहाँ ऋण है, d निकल गया है, ऋण n ऋण 1 दोनों के लिए है, ये आएगा मेरा ऋण n, और ऋण ऋण क्या हो जाएगा, धन 1। ठीक, अब एकदम अंतिम पड़ाव पर है हम लोग, आने वाला है। अभी देखो 3n/2
2a प्लस ये डी को मैं बाद में लिखूंगा, 4n में 1n चला गया, कितना बचेगा 3n, ऋण 2 और धन 1 करोगे, ये आएगा ऋण 1, डी को लिखना बाद में लिखूंगा बोला था, चलिए डी लिख देता हूं। अब इस पूरे को आप देखिए तो क्या ये स्त्री दिख रहा है, 3n बटा 2, 2a, 3n ऋण 1 गुणित डी, मतलब यही तो मेरा स्त्री है, और इसी को क्या लाना था मेरे को LHS, क्योंकि मैंने RHS से चालू किया, LHS ले आया, क्लियर हो गया। इस प्रकार ये सिद्ध हो गया, इसीलिए इति सिद्धम, क्लियर। बढ़ जाए अगले के लिए, चलिए 16वां नंबर को देखो। एक टेलीविजन बनाने वाली कंपनी तीसरे वर्ष में 600 टेलीविजन और 7वें वर्ष में 700 टेलीविजन बनाती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष बनाने वाली टेलीविजनों को एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि होती है, ज्ञात कीजिए। चलो बहुत सुंदर है, देखो तीसरा वर्ष माने, ठीक है, तो चलिए लिख देता हूं मैं, तीसरा वर्ष में 600 टीवी, ठीक है, 600 टीवी आया। उसके बाद सातवां वर्ष में ये 700 हो गया, क्लियर हो गया। मतलब 4 साल के गैप में ये 100 टीबी बढ़ा गया, ठीक है, और हर साल बोल रहा है समान रूप से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब हर साल 25-25 बढ़ा रहा है, क्योंकि 4 साल में 100 बढ़ गया, मतलब हर साल में 25 बढ़ रहा है, वही हमारा डी का काम करेगा। तो चलिए मान लेता हूं मैं प्रथम वर्ष में टीवी जो बनाया वो है मेरा ए, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में बढ़ोतरी, प्रत्येक वर्ष में वृद्धि, हर साल जो टीवी की संख्या बढ़ा रहा है वो है डी, ठीक, वही सर्वांतर का काम करेगा। चलिए तो मैं यहाँ पर, ये कौन से साल का है, तीसरा साल का, तो तीसरा साल का मतलब डी कितने बार जुड़ेगा, एनवा, एनवा, एनवा पद का सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए धन एन ऋण 1 गुणित डी, ये हमारा तीसरा वर्ष का है, तो तीसरा पद, अब उसको तीसरा पद मान लीजिए, ए धन 1 कम करोगे 3 में 1 कम करोगे कितना आ गया 2D, और ये आ गया मेरा 600। इसी प्रकार मेरा सातवां पद, जो सातवां वर्ष का है वही सातवां पद है, ए धन कितना डी लेना पड़ेगा 1 कम 6D बराबर 700, जब दोनों को घटाएंगे ए से कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा ऋण 4D बराबर ऋण 100 गया, और ये आ गया 25। अब हमको मतलब डी का मान मिल गया भैया 25, मतलब हर साल 25-25 टीबी क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है वो, क्लियर। चलिए तो प्रथम पद का मान चाहिए, रख दो यहाँ पर, डी के जगह में रख दो, यहाँ रख रहा हूं मैं, तो ए धन 2 गुणित 25 बराबर 600, 25 दूने 50, उधर जाके माइनस, और ए का मान आ गया 600 ऋण 50, जो कि आ गया 550। मतलब ए क्या माने थे हमने, जब शुरुआत किया सबसे पहले साल में, तब जो टीवी बनाया वो है, मतलब पहले साल 550 टीवी बनाया, ये पहला निकल गया। 9वें वर्ष में बनाए गए टेलीविजन की संख्या, 9वां वर्ष, तो 9वां वर्ष के लिए अर्थात 9वां पद माने ए धन कितना डी रहेगा 8D, 9वां है तो 8D, 7वां है तो 6D, तीसरा है तो 2D, ए का मान मिल गया मेरे को 550 धन 8 गुणित डी का मान आया 25, 25 अट्ठे 200 होता है, 200 और 550, 750 आएगा, 7,500 लिख डाला। चलिए मतलब 9वां वर्ष में कितना टीवी बनाएगा वो,
तो ये भी दूसरा हो गया। अब यहाँ पर बोला है प्रथम 7 वर्षों में बनाए गए कुल टेलीविजन की संख्या, मतलब ये योग निकालना है, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, वैसी 7 सालों का टोटल टीवी निकालना है। तो हमारा एन पदों का योग वाला सूत्र लगेगा। एन पदों का योग, ये तीसरा निकाल रहा हूं मैं, ये दूसरा निकाला और ये हमारा पहला आ गया। ठीक, एन पदों का योग क्या सूत्र होता है? एस एन बराबर एन बटा 2, तो ए धन एन ऋण ए गुणित डी। सूत्र में मान रखिए कितने सालों का जोड़ना है? 7 सालों का। तो 7 बटा 2, 2 गुणित पहले साल में कितना बनाया? 550 धन कितने सालों का चाहिए? 7, तो 7 में गया 6। डी हर साल कितना बढ़ाते हुए टीवी बना रहा है? हर साल 25 बढ़ा रहा है। क्लियर? चलिए 7 बटा 2 गुणित 200, 550 गुणित 2 करोगे तो कितना आएगा? 1100 धन 25 छक्का 150। चलिए गुणा करेंगे, 7 बटे 2 गुणित 1100 और 150, 1250, 2 एकम 2, 2 छक्के 2 दूने 2 पंचे, मतलब 625 का गुणा करना है 7 से। तो 7 छक्का 42, ठीक, 4200 हो गया। और ये 25 सत्ते 175, ये आ जाएगा मेरे पास 4375। मतलब 7 सालों में कुल उसने 4375 टीवी बना लिया था। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले के लिए। हमें लग रहा है लेकिन एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। 17वां देखो, एक निर्माण कार्य में ठेके में कराया जा रहा है जिसे निश्चित तिथि में पूरा करना था। ठीक है, निश्चित तिथि से विलंब होने पर जुर्माने का प्रावधान इस तरह है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, मतलब हर एक्स्ट्रा दिन के लिए 50 रुपया बढ़ा के पैसा काट देना है बोल रहा है। ठीक, तो ठीक 50 रुपया बढ़ जाएगा बोल रहा है। ठेकेदार ने 30 दिन क्या कर दिया? लेट कर दिया बोल रहा है। तो उसे कुल कितना दिन, तब कितना जुर्माना देना पड़ेगा? तो पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, हर दिन 50 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है। कितने दिन का चाहिए मेरे को? 30 दिन का, माने 30 पदों का योग। एन पदों का योग क्या होता है? एन पदों का योग होता है मेरे पास एन से एन बटा 2, तो ए धन एन ऋण ए गुणित डी। चलिए एन कितने दिनों तक का चाहिए? 30, 30 बटा 2, 2 गुणित ए, कहां से शुरू किया है? 200 धन कितने दिनों का चाहिए? 30 ना, तो 30 ऋण 1 गुणित डी, मतलब हर दिन कितना बढ़ रहा है मेरा? 50। वही डी है, कितना आ गया मेरा? ये 15। चलिए 15 गुणित 2 का 200 से गुणा करोगे 400 आएगा धन, ये आ गया मेरा 29 गुणित 50। अगर ये 30 गुणित 50 होता तो 1500 होता। इन 1500 में 50 कम हो गया तो 1450, तो 15 गुणित 400 धन 1450 आ गया मेरा 15 गुणित 1850। चलो गुणा कर लो, 15 75 का 5 हासिल है 7, 15 120, 27, 12, 15 का 15, 12, 27। ठीक है, कितना आ गया? कितना आ गया जी? बिल्कुल, जो दिख रहा है आपको 27,750 रुपए का 30 दिन के लिए। ठीक, अच्छा 30वां दिन बोला है तो कुल कितना जुर्माना देना होगा? और 30वें दिन के लिए भी, मतलब 30वां दिन का अलग निकालना है, कुल 30 दिनों का अलग निकालना है। और 30वां दिन, तो एनवा दिन का सूत्र, एनवा पद क्या होता है? ए एन
ए धान एन ऋण ए गुणित डी। ठीक है, तो 30वां पद या 30वां दिन का क्या हो जाएगा? ए का मतलब 200, क्योंकि 200 से शुरू किया है। ये आ गया डायरेक्ट 30 ऋण 29 लिख दिया, गुणित में 50। 200 धन 29 गुणित 50 करोगे, ठीक है, तो ये आता मेरा 1500। 1500 में 50 घटा दो, 1450। ये आ जाएगा मेरे पास 1650, मतलब 1650 रुपया 30वां दिन के लिए लगेगा। और कुल कितना देना पड़ेगा? 27,750, 30 दिन का मिलाकर। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगला 18वां नंबर फटाफट। चलो देखो, एक विद्यालय में विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन पर 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। मतलब कुल पैसा 700 को बांटना है। ऐसा बांटना है, यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले वाले पुरस्कार से 10 रुपया कम है, ठीक, मतलब 10-10 रुपया कम करते जाना है और 7 लोगों में बांट देना है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि कितनी है? ठीक, चलिए, तो माना कि पहले वाले को, माना प्रथम पुरस्कार की राशि कितना रुपया है? बराबर ए रुपया। फिर नेक्स्ट वाले को उससे 10 कम मिलेगा, मतलब हमारा जो अंतर है 10 कम रहेगा, मतलब ऋण 10 करना है। ठीक, जैसे देखो ये ए, फिर ए में 10 कम कर दिए, ए में और 10 कम करके 20, अगला से 10 कम, ए ऋण 30, ए ऋण 40, ए ऋण 50 और ए ऋण 60। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो पुरस्कार देना है और प्रत्येक को 10-10 रुपया कम करते जाना है। और इन सबको मिलाकर कितना बांटना था? 700। ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन हमको इसको सूत्र के माध्यम से समझना है। ठीक है, तो हम मानेंगे 7 पदों का योग। ठीक है, तो n पदों का योग कितना होता है? n/2, 2a धन n ऋण a गुणित d। अब 7 पदों का योग, तो a7 बराबर 7/2, 2 गुणित a का मतलब a ही है, प्लस n ऋण 1 मतलब 7 ऋण 1 गुणित d का मतलब ये 10-10 रुपए कम हो रहा है हर बार 10 कम हो रहा है, तो ये आ गया मेरा ऋण 10। यही 10 कम हो रहा है, वही तो सर्वांतर हो गया ना। ठीक, तो डी का मान यहाँ पर रखेंगे ऋण 10, क्योंकि हर बार 10 रुपया कम हो रहा है। ठीक, चलिए, अब ये जो कि बराबर 7 पदों का योग 700 को बांटना था, इसीलिए बराबर में 700 रख देंगे। ये कितने बार में जाएगा? 100। 2 गुणा होगा, इधर आ जाएगा मेरा 2 गुणित ए, और उसी ए को तो निकालना है ना। 7 ऋण 1 6, 6 गुणित ऋण 10 कितना हो जाएगा मेरा? ऋण 60। बराबर में कितना आ गया मेरा? 100 गुणित 2 200 आएगा। चलिए, ऋण इधर आके धन हो जाएगा और ये आ जाएगा 2a, और बराबर में 200 धन 60, जो कि आ जाएगा 260। और इस प्रकार a बराबर आएगा 260 बटे में 2, 2 1 कम 2, 2 का 130 बार में, और a बराबर 130। माने पहला जो पुरस्कार मिला होगा उसको 130 रुपया मिला होगा, फिर 120, फिर 110, फिर 100, फिर 90, फिर 80, और फिर लास्ट वाले को 70। 200, 200, 200, 600 और 700। 700 को 10-10 रुपया कम करते हुए हमने बांट दिया है। क्लियर हो गया? बिल्कुल, यही तो आंसर है हमारा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। 19वां में आ जाते हैं। क्या लिखा है? 200 लट्ठों को इस तरह जमाया गया, सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे। ठीक है, जमाना है भैया। सबसे निचले वाले में क्या होना चाहिए? 20। फिर उसके ऊपर में
19, मतलब 20 के बाद 19 रखना है, फिर 18 रखना है। ऐसे ही पहले में 20 रख डाले, दूसरे में 19 रख दिए, तीसरे में 18, और ऐसे ही जोड़ते जोड़ते सबको जोड़ करके कितना कितना लट्ठों को रखना है, 200। मतलब सबको जोड़ने पर 200 आना चाहिए। तो हमारा कितने पंक्ति पे रखेंगे और सबसे ऊपरी पंक्ति पर कितने लाठी होंगे, लट्ठा होंगे, मतलब एकदम आपको आखिरी पद भी निकालना है और कितने आपका पंक्ति जमेगा वो भी निकालना है, मतलब एन भी निकालना है और लास्ट पद भी निकालना है। ठीक, चलिए तो ये शुरुआत हो रही है मेरी 20 से, इसलिए ए बराबर 20 हो गया। हर बार एक एक कम हो रहा है, इसलिए डी का मान ऋण 1 हो जाएगा। एन हमको चाहिए और एस एन हमको दे दिया है 200। क्लियर हो गया बात? बिल्कुल। चलिए तो ध्यान में रखते हुए एस एन, एन पदों का योग कितना होता है, एन बटा 2, 2 ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। चलिए रखिए मान को, ये आ गया मेरा 200, एन बटा 2, 2 गुणित 20, क्योंकि 20 से शुरू हो रहा है, प्लस एन ऋण 1 गुणित डी, डी का मतलब आ गया -1। चलो ये 2 गुणित 200 कितना हो जाएगा, ये 400 बराबर एन बचेगा, 20 दोने कितना हो जाएगा 40, ये ऋण 1 दोनों के साथ गुणा होगा तो ये आएगा मेरा ऋण एन। ठीक है, कितना आएगा ऋण एन, और ऋण ऋण क्या हो गया, धन 1 हो गया, 40 और 1 कितना हो गया 41, गुणा भी कर लो 400, एन का गुणा होगा 40 1 41 के साथ, 41 एन आएगा, ऋण में क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, क्योंकि वो एन के साथ भी गुणा होगा एन का। अब इधर पक्षांतर करिए और ये आपको वर्ग समीकरण दिखेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये 25 और 16 का खेल चलेगा, हमको गुणा करने पर 400 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए हमारा 41। तो ये दो भागों में टूटेगा भैया, एन स्क्वायर ऋण कितना आएगा 25 एन ऋण 16 एन, धन कितना 400, जीरो। चलिए यहाँ पर जोड़ी बनाइए, एन कॉमन, एन ऋण 25 ऋण 16 कॉमन, एन ऋण 25 बराबर 0। एक ही पद दो बार आ रहा है, कॉमन ले लो, एन ऋण 25 और एन ऋण 16 बराबर में कितना 0। एक एक बार 0 रखेंगे दोनों का मान, और एन ऋण 16 बराबर 0। यहां पर एन बराबर आ गया 25, या एन बराबर आ जाएगा मेरा 16। 25 स्वीकार नहीं होगा, कारण यह है क्योंकि वहां पर ऋणात्मक भी आएगा, और जो लठ है लाठी है वो ऋणात्मक नहीं होती, इसे अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मान्य होगा, मतलब कितने पंक्ति में 16 पंक्ति। तो अंतिम पंक्ति में मतलब सबसे ऊपर वाले में कितना आएगा, मतलब 16वां पद का मान चाहिए। चलिए एनवा पद, एनवा पद का मान होता है ए धन एन ऋण 1 गुणित डी। ठीक है, 16वां पद का मान भाई 16वां नंबर में जो रहेगा या 16वां पंक्ति में, ए का मतलब 20 से चालू किया है, 16 में 1 कम करेंगे 15 गुणित ऋण 1 डी का मान, ये आ गया 20 ऋण 15, और ये आ गया मेरा 5। ठीक है, तो अंतिम वाले में सबसे ऊपरी हिस्सा में कितने लठ मिलेंगे, 5 लठ मिलेंगे। कौन से नंबर में मिलेगा, 16वां नंबर में मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए अब एकदम अंतिम प्रश्न के लिए आ गए हैं हम। प्रश्न काफी लंबा चौड़ा है। ठीक है, प्रश्न बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इसको प्रश्न को आप पढ़िए, मैं ये प्रश्न क्या दिया मैं आपको समझाते जाता हूँ। ठीक है,
प्रश्न में बोल रहा है उसको ध्यान से समझना है। पहले एक बाल्टी है बोल रहा है, ठीक है। इस बाल्टी से 3 मीटर पर पहला आलू है, ठीक है, सॉरी 5 मीटर पर बोल रहा है, ठीक है। कितने मीटर पर? 5 मीटर में पहला आलू रखा हुआ है, पहला आलू। फिर प्रत्येक 3 मीटर में एक एक आलू 3-3 मीटर के गैप में रखा हुआ है। कितना आलू रखा हुआ है? 10 आलू, ठीक है भैया। 10 आलू को 3-3 मीटर के गैप में रख दिया गया है। कितना आलू हो गया जी? 3 3 6 1 7 और एक 8, फिर एक 9 और फिर एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आलू रख दिया गया। अब देखो भैया, ये आकृति चित्र पुस्तक में दी गई है लेकिन मैं बना दिया हूं। अब देखो भैया, इसको आलू को पकड़ के एक साथ बाल्टी में नहीं डालना है, बाल्टी में डालना है। इस प्रकार से उसको समझो। प्रत्येक प्रतिभागी बालिका बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यहां से चलना प्रारंभ करेगी, पहले आलू के पास जाएगी, उसको उठाएगी, फिर उसको डालेगी, फिर यहीं से फिर दूसरे आलू के पास जाएगी, फिर उसको उठाएगी और फिर वापस जाएगी। ऐसा करते करते उसको सारे आलू को बाल्टी में डालना है। तो भैया, वो चलने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी हमको बताना है। तो देखो भैया, यहीं पे समस्या है। पहले वो 5 गया, पहले आलू के लिए 5 गया है और 5 वापस आ गया है, तो 5 और 5 कितना हो गया? 10। ये पहले आलू के लिए। फिर लगेगा आपको धन, 10 मीटर तो पहले आलू के लिए हो गया। दूसरे आलू के लिए देखो, ये 5 और ये 3, 5 3 8 गया, 8 वापस आया, तो 8 और 8 कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर हो गया बात? चलिए उसी प्रकार फिर तीसरे के लिए देख लो। फिर यहां तक तो 8 हो गया, 8 और 3 11, 11 गया, 11 वापस आया, 11 और 11 22। ऐसे जोड़ते जाना है। तो आपको एक दिख रहा होगा बात। वो बात क्या है? पहला 10, फिर 16, फिर 22, माने यहां पर एक समांतर श्रेणी हो रहा है। और कितने पदों को जोड़ना है जी? 10 पदों को जोड़ना है। क्लियर हो गया? एक समझ में आ गया? एक क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल। अब देखिए, 10 को जोड़ना है तो n पदों का योग हम लोग जानते हैं, एस एन बराबर n/2। दिखने में बहुत लंबा चौड़ा दिख रहा था, ठीक। चलिए, n मतलब 10/2, 2 गुणित ए का मतलब पहला 10, फिर क्या आ गया मेरा? 10 ऋण 1 गुणित डी, मतलब कितने का गैप में बढ़ रहा है? तो 10 से 16 कितने का गैप हुआ भैया? 6 का। अब इसको निकाल लो, ये 2 पंचे 10, तो चलिए आ गया मेरा 5 गुणित 2 दहम 20 धन 10 में गया 9, 9 गुणित 6। क्लियर हो गया भैया? देख लो, बात समझ में आ गई हमारे, ठीक है ना? चलिए, तो कितना आ रहा है? कितना आ गया भैया? देख लो, 20 और 9 छक्का 54, तो 5 गुणित 54 और 20 74, ठीक। अब यहां देख लो भैया, 5 चौका 20, 5 7 35, कितना मीटर आ गया? कुल उसको 10 आलू को बारी बारी से उठाने में 370 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी, तब ये आलू पूर्ण रूप से उस बाल्टी में 10 के 10 आलू पहुंचेंगे। प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन कितनी आसानी से देखो ये सूत्र के माध्यम से बन गया। तो
यहाँ पर हमारा पूरे प्रश्नावली के वीडियो मतलब प्रश्न यहाँ पर समाप्त हुए हैं बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ हमारा पिछले वाले भागों का वीडियो नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, पिछले प्रश्नावली या पिछले इसके भागों का वीडियो सारा अवेलेबल है, पिछले अध्याय का भी वीडियो अवेलेबल है, उसका लिंक वहां से आप जरूर देखिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अध्याय में एक नए कॉन्सेप्ट, नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद, नमस्कार।